बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी, यील्ड्स कंटिन्यूटी करेक्शन और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं और इन्हें क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहा जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को जब हम रोज़ और कॉलम में शिफ्ट करते हैं तो वो जो रिजल्टेंट टेबल हमारे पास आता है दैट्स कॉल्ड कॉन्टिजेंसी टेबल। जो सिंपलेस्ट टाइप है किसी भी कॉन्टिजेंसी टेबल की वो हमारे पास 2x2 है, यानी एक ऐसा टेबल जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम की इंफॉर्मेशन है। अब इस टेबल के अंदर हमने 2 एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया है विद 2 लेवल। हमारे पास एट्रीब्यूट बी है जिसके 2 लेवल हैं बी और बीटा। एक एट्रीब्यूट ए है जिसके 2 लेवल हैं ए और अल्फ़ा। यहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स हैं ए बी ये एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं और अल्फ़ा और बीटा जो है ये इनकी एब्सेंस को इंडिकेट करते हैं। लेट्स सी कि आप ब्यूटी पे रिसर्च कर रहे हैं तो ब्यूटी में 2 आपके पास लेवल हैं, एक प्रीटी जो बड़ा खूबसूरत है और एक अगली जो भद्दा है। तो जो प्रीटी है उसके लिए हम बी यूज़ करेंगे और जो अगली है उसके लिए हम बीटा यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम जेंडर पे बात कर रहे हैं तो मेल के लिए हम ए यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए अल्फ़ा। अगर हम रिज़ल्ट पे बात कर रहे हैं तो पास के लिए ए और फेल के लिए अल्फ़ा। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मतलब इधर से ए और इधर से बी, यानी ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं सेल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह यहाँ पर बी प्रेजेंट है बट ए जो है वो एब्सेंट है, यानी ये अल्फ़ा जो है एब्सेंट को शो कर रहा है। तो ये जो सेल फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनको यूज़ करके हमने ये फ्रीक्वेंसीज़ जो है ना ये डिज़ाइन की हैं जिनको हम कहते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज़। इन दोनों को सम अप किया तो ये बीटा बना, बी बना। इन दोनों को सम अप किया तो बीटा, इन दोनों को सम अप किया तो ए और इन दोनों को सम अप किया तो अल्फ़ा। देन बी प्लस बीटा से एन और ए प्लस अल्फ़ा से एन। ये जो टोटल है इस तरफ से और इस तरफ से ये सेम होना चाहिए। ये चेक है कि आपने यहाँ तक जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब इसी की जो जनरलाइज फॉर्म है इसी टेबल की वो हमारे पास है R×C है, यानी R रोज़ हैं और C जो है ये हमारे पास है कॉलम्स है। तो जब हम R रोज़ और C कॉलम्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करेंगे तो वो जो रिजल्टेंट टेबल हमारे पास आएगा दैट्स कॉल्ड R×C कॉन्टिजेंसी टेबल। अब इन टेबल्स में जो हमें एट्रीब्यूट से दिए गए हैं उनमें जो रिलेशनशिप है उसको हमने असेस करना है। तो जब भी हम ऐसे रिलेशनशिप को असेस कर रहे हैं जो कि कैटेगोरिकल डाटे में है या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान है तो इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। इसका मतलब कि जो एसोसिएशन है बेसिकली वो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है जो कि कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन में है, और जो कोरिलेशन है ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में, यानी जैसे हाइट वेट है, टेम्परेचर स्पीड है, प्राइस और डिमांड है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उनमें जो रिलेशनशिप होगा दैट्स कॉल्ड कोरिलेशन। अब जो टेबल हमारे पास कॉन्टिजेंसी बना हुआ है
इस कॉन्टिजेंसी टेबल में जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए जो हम कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं, तो इसमें हमारे पास जो पहला कोफिशिएंट है वो है योल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये योल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला है। अब ये फार्मूला जो है ये हमने इसी कॉन्टिजेंसी टेबल से निकाला है। कभी ऐसा होता है कि हमें कॉन्टिजेंसी टेबल 2x2 का वो खुद ही दे देता है, और कभी ऐसा होता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम खुद निकालते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी होगी उसको हम एज इट इज़ कॉन्टिजेंसी टेबल में शिफ्ट करेंगे, और हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी यानी इनर फ्रीक्वेंसी, सेल फ्रीक्वेंसी और जो अल्टीमेट क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई फ्रीक्वेंसी इनर या आउटर कोई नेगेटिव हुई तो फिर हम उसमें योल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ज़ीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती। तो अब इस 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल से ये हमने योल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेजर करना है। तो इसको जहन में रखने के लिए कि ये फार्मूला कैसे हम याद रखेंगे, ये जो ए बी है इसको हम अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बीटा को हम अल्फ़ा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। जब हम ए बीटा को अल्फ़ा बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस है बीच में। अब यही दोनों वैल्यूज हम नीचे शिफ्ट करेंगे और माइनस की जगह पर प्लस, तो इस तरह हम इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। अब ये जो योल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है इसका बेटा जो आंसर है वो -1 से लेके +1 के दरमियान होगा। अगर हमारा Q का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि दोनों एट्रीब्यूट्स में पॉजिटिव एसोसिएशन है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो दोनों एट्रीब्यूट्स के अंदर नेगेटिव एसोसिएशन है। अगर ये +1 आ गया तो इसका मतलब दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन में हैं, या इसको हम कंप्लीट एसोसिएशन भी कहते हैं। और अगर -1 आ गया तो इसे हम परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन भी कहते हैं, और इसे कंप्लीट डिस एसोसिएशन भी कहा जा सकता है। तो अगर 0 आ गया तो दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अब दूसरा फार्मूला जिससे हम इंडिपेंडेंस को मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास है, ये ए बी इज़ इक्वल टू AB/N। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये भी हमें कॉन्टिजेंसी टेबल से ही मिलेंगी। यहाँ पर जो AB है वो ये वैल्यू है, और कैपिटल A के लिए हम ये नंबर और कैपिटल B के लिए ये नंबर यूज़ करेंगे, और ग्रैंड टोटल हमारा N है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, N पे डिवाइड करना है, और इस वैल्यू को हमने इससे कंपेयर करना है। अगर ये कीमतें रखने से हमारे पास इक्वलिटी का सिंबल आ गया, यानी लेफ़्ट और राइट बराबर हुए, तो फिर हमारे दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। लेकिन अगर ये बीच में ग्रेटर देन का सिंबल आ जाता है तो फिर ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड कहलाएंगे, और अगर नेगेटिव साइन आ जाता है या लेस देन का सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं। तीसरा हमारा जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। अब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने जो दो एट्रीब्यूट्स हमें कॉन्टिजेंसी टेबल में दिए गए हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब उनमें कोई एसोसिएशन होल्ड नहीं करता। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने बनाना है। दूसरा स्टेप हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं, इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा गिवन होगा।
हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 लेंगे तो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फ़ा 0 अगर हम ले रहे हैं तो आप एक ऐसी बात के बारे में रिसर्च कर रहे हैं जो एज श्योर एज डेथ है। तो ऐसे फिनोमेना जो एज श्योर एज डेथ हैं उनके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। टेस्ट स्टेटिस्टिक है, हमने ये 2 पॉसिबल फार्मूलाई हैं जो हमने अडॉप्ट करने हैं। इनमें जो ये वाला फार्मूला है ये 2x2 पे लगेगा, यानी ऐसा कॉन्टीजेंसी टेबल जहाँ पर 2 रोज़ और 2 कॉलम है वहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। बाकी हर जगह ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसमें जो O है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, E जो है ये एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी है। इसमें जो ये 1/2 किया है तो ये यील्ड्स कंटिन्यूटी करेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ। नेक्स्ट है स्टेप है हमारा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है। ये जो वैल्यू हमने फार्मूले से निकाली है इस आंसर को हम इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। R जो है ये रोज़ हैं, C जो है ये कॉलम्स हैं। R-1 C-1 इनको मल्टीप्लाई करके काई स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू के ऊपर हम टेबल में से वैल्यू चेकआउट करेंगे और फिर इस कैलकुलेटेड वैल्यू को इस टेबल की वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो शेड एरिया में आता है या एक्सेप्टेंस रीजन में आता है। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी शेडेड एरिया में आई तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे अगर ये वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में गिरी। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी पे। अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, यानी कॉन्टीजेंसी टेबल में जो एट्रीब्यूट्स दिए हुए उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनमें रिलेशनशिप होल्ड करता है। तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी की तरफ जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी जो है मेजर करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स एक्सप्रेसिंग इन कॉन्टीजेंसी टेबल। तो फिर ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी जो है ये हम मालूम करते हैं कि चूँकि उन दोनों एट्रीब्यूट्स के अंदर रिलेशनशिप मौजूद है, एसोसिएशन मौजूद है, तो वो एसोसिएशन जो है वो कितना है उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी कैलकुलेट करते हैं। 2 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी हैं, एक है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी और दूसरा है क्रैमर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी। इन दोनों को हम यूज़ करके कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी निकाल सकते हैं। कार्ल पियर्सन का ये फार्मूला है और इसकी रेंज जो है 0 से लेके k-1/k के इक्वल है। k यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ हैं या कॉलम्स हैं जो तादाद में कम है। अब अगर आप 2x3 में काम कर रहे हैं, 2 रोज़ और 3 कॉलम का टेबल है तो k की वैल्यू 2 होगी। अगर 5x4 का टेबल है तो k की वैल्यू 4 होगी। 3x3 है तो k की वैल्यू हम 3 लेंगे। इसी तरह जो क्रैमर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी है उसमें हमारा ये फार्मूला है, इसकी रेंज 0 to 1 है। तो Q जो है ये फिर नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स हैं जो तादाद में कम है। अगर Q का आंसर और C ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी इनका आंसर इस लिमिट के करीब हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और अगर ये इन लिमिट्स के करीब हुआ तो वीक एसोसिएशन है, सेंटर में हुआ तो फिर मॉडरेट है। या आप कह लें कि 0 अगर आ जाता है तो फिर जो एसोसिएशन है वो होल्ड ही नहीं कर रहा। 0 होगा नहीं वैसे, क्योंकि कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूर मिलेगी। अगर 0 आ जाता है तो फिर तो जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट की फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट है यील्ड्स कंटिन्यूटी करेक्शन। हमारा जो कॉन्टीजेंसी टेबल है इसके अंदर अगर
कोई फ्रीक्वेंसी 5 से कम होगी तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हम ये यील्ड्स कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो कॉन्टीजेंसी टेबल होता है उसमें अगर कोई फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो तो उसे हम बड़ी क्लास में ऊपर वाली में या नीचे वाली में एडअप कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल है तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि हम फ्रीक्वेंसीज़ की पूलिंग करें। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हम यील्ड से कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो अडॉप्ट करते हैं, और इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे। ये फिशर्स ने ये फार्मूला जो है ना ये प्रपोज किया है, इसी वजह से इसका नाम फिशर यील्ड से कंटिन्यूटी करेक्शन है। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कोई 5 से कम है, और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ पर 10 से कम है। तो ये आपने दोनों पॉसिबल फार्मूलाई को यूज़ कर लेना है। अब हम इनके न्यूमेरिकल प्रोसीजर पे आते हैं। जो न्यूमेरिकल वर्क है उस पर बात करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मालूम करना है। तो ये अटैक बी है और नॉट अटैक्ड ये बीटा है, ट्रीटेड ए और नॉट ट्रीटेड अल्फा। कोई बीमारी का अटैक हुआ तो बी और इलाज हुआ तो ए। बीमारी का अटैक हुआ लेकिन इलाज नहीं हुआ तो ये अल्फा। अटैक नहीं हुआ लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन हुई तो ये आ जाएगा ट्रीटेड, ये फॉर्म। तो अगर बीमारी का अटैक भी हुआ है और इलाज भी नहीं हुआ तो ये फॉर्म। अब इसको आपने इस 175 से मल्टीप्लाई करना है, 790 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस। यही दोनों वैल्यूज आपने नीचे शिफ्ट करनी है और प्लस के साथ, यानी इसको इससे ज़रब दी, इसको इससे ज़रब दी, बीच में माइनस, और यही दोनों वैल्यूज नीचे शिफ्ट करके बीच में प्लस। ये यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है, -1 to +1 इसकी रेंज है। ये आंसर आ गया। इट मीन्स ये आंसर हमारा पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एट्रीब्यूट्स में पॉजिटिव एसोसिएशन मौजूद है। मज़ीद देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें फादर इंटेलिजेंट है अगर, और फादर अगर डल है, सन अगर इंटेलिजेंट है और सन अगर डल है, ये इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस और बीच में प्लस, ये इन्फॉर्मेशन नीचे शिफ्ट कर लें। ये फार्मूला हमारे पास Q की वैल्यू 0.85, ये इंडिकेट करती है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन फादर एंड सन इंटेलिजेंस। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस भी पढ़ी हैं और वो पास भी हो गए। ये वो हैं जिन्होंने क्लास तो पढ़ी है लेकिन वो फेल हो गए। ये वो हैं जिन्होंने क्लास मिस की लेकिन इसके बावजूद पास हो गए। ये वो हैं जिन्होंने क्लास मिस की और फेल हो गए। तो ये जो टेबल है इसमें हमने यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मालूम करना है। इनको सम अप किया तो ये आ गया, इनको सम अप किया तो ये हमारे पास टोटल आ गया, इनका ग्रैंड टोटल ये आ रहा है। अब यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस और प्लस। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है हमारा कि इसके ऊपर हमने अब यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी लगाना है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी, और काई स्क्वायर टेस्ट भी अप्लाई करना है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेन और वुमेन की इन्फॉर्मेशन है जो कोई ख़ास टीवी प्रोग्राम देखते हैं और नहीं देखते। ये डाटा आपके पास अवेलेबल है, इनको टोटल कर लें, इनको भी सम अप कर लें, ये ग्रैंड टोटल, ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। 5 को 7 से ज़रब दी, 10 को 8 से ज़रब दी, बीच में माइनस और एक दफ़ा प्लस, नीचे शिफ्ट करेंगे तो प्लस है। अब ये हमारे पास फार्मूला है यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का, आंसर हमारा आ रहा है -0.39। इट मीन्स कि नेगेटिव एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है
बिटवीन जेंडर एंड टीवी प्रोग्राम। दूसरा टेस्ट है जिसे हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। अगर दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं तो ग्रेटर देन का सिंबल, अगर नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं तो लेस देन का सिंबल होगा। अब इसमें हमने कीमतें रखनी हैं, तो ए बी की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 5 और कैपिटल ए 15 है, कैपिटल बी की वैल्यू 13 है, ग्रैंड एन हमारे पास 30 है। इन दोनों को ज़रब दी, 30 पे तकसीम किया और फिर इससे कंपेयर करना है। तो ये कीमतें इसमें रखने से ये हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा है। आप नोटिस करें कि ये लेस देन का सिंबल आ रहा है। लेस देन का सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि ए बी जो हैं उनमें नेगेटिव एसोसिएशन है। अब तीसरी टेक्निक हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस बाय यूजिंग काई स्क्वायर फार्मूला। अब इसमें हमारे पास जो कॉन्टिजेंसी टेबल दिया है, हम कहते हैं कि उनमें जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उनमें कोई एसोसिएशन होल्ड नहीं करता। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ये कि नहीं, उन दोनों एट्रीब्यूट्स के अंदर एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% हम यूज़ करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्टिजेंसी टेबल है वो 2x2 का है। तो जब भी कॉन्टिजेंसी टेबल 2x2 का होता है तो फिर हम ये यीट्स कंटिन्यूटी करेक्शन ज़रूर यूज़ करते हैं। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मालूम करनी है। तो ये जो अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम कहते हैं ओ, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। तो इनके अगेंस्ट ई बनाना है। ई अब देखें कि कैसे बनेगा। ये जो 5 है इसके सामने जो ई की वैल्यू आएगी वो 13 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 30 से आएगी। इसी तरह ये जो 8 है इसके सामने जो ई की वैल्यू आएगी वो 13 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 30। इसी तरह जो 10 है इसके सामने जो ई बनेगा तो ये 17 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 30। अगेन ये जो 7 है इसके सामने जो ई बनेगा तो ये 17 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई n। इस तरह हमारे पास है ये ई जो है ये खुल जाएगा। अब ओ में से हमने ई निकाला तो ये कॉलम आ गया। मॉड लगाने से तमाम वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो गई। अब इनमें से हमने 0.5 निकाला, ये 1/2। इनमें से 0.5 निकाला, उसका स्क्वायर लिया और फिर ई के ऊपर ही उन्हें तकसीम कर दिया। इस फार्मूले के मुताबिक हमने ये कॉलम बना लिया। ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का कैलकुलेटेड आंसर आ गया। अब हमने क्रिटिकल रीजन में आना है। क्रिटिकल रीजन में अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 0.05 और आर रोज सी कॉलम। ये हमने कंटीजेंट जो टेबल है उसमें से काई स्क्वायर की ये वैल्यू ली है 3.84। बाज़ बुक्स वाले जो हैं वो यूज़ करते हैं ये जो अल्फ़ा का पॉइंट है ये 1 - अल्फ़ा के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा ही रखा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये काई स्क्वायर का टेबल है। अब इसमें ये 0.05 इसको हमने देखना है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, इधर से 1 लिया है और इधर से ये वैल्यू 0.05। तो ये 1 टेल की सूरत में ये ऊपर वाला ये हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि काई स्क्वायर जो है वो 1 टेल टेस्ट है। यहाँ से ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमने ली 3.84। अब इसके साथ हमने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर किया। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इससे छोटी है। हमारा ये वाला आंसर जो है ये CR में नहीं गिरा बल्कि ये AR में गिरा है। तो हम ये जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर है वो CR में गिरने की बजाय AR में गिरा है। तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस CR में गिर जाता
अगर हमारा नल हाइपोथेसिस CR में गिरता तो फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा था कि हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी जो है वो मालूम करना था। अब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी के लिए फिर हमने ये फार्मूले 2 यूज़ करने थे, एक फार्मूला कार्ल पियर्सन का और एक फार्मूला ये क्रैमर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता, क्योंकि इसके लिए रूल है कि आपका नल हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पर काई स्क्वायर की कीमत रखनी थी, यहाँ पर n 30 रखना था, यहाँ 0.544 और यहाँ पर n की वैल्यू, इसको सॉल्व करना था और यहाँ k की वैल्यू रखनी थी 2। तो मैक्सिमम रेंज फिर इस आंसर को इससे कंपेयर करना था कि ये कहाँ आ रहा है। सिमिलर पैटर्न हमने ये क्रैमर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी भी निकाल लेना था। काई स्क्वायर की कीमत Q हमारे पास है 2 था, तो ये फार्मूला अप्लाई करके क्रैमर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी भी हम निकाल सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपने बेटा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, आपने इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर आपने यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी लगाना है, एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस और जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है यानी काई स्क्वायर का फार्मूला बाय यूजिंग यीट्स कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो भी आपने अप्लाई करना है ताकि आपका ये टॉपिक जो है ना ये कंप्लीट हो जाए। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।